रिसेप्शन देखा था। अभी कोई बच्चा रखे भी है क्या? लाए हो? देख लिया था। तो हमने देखा जासुन का फूल, उसी को हम गुड़हल का फूल भी कहते हैं। गुड़हल का फूल इसमें काफी संरचना होती है। यस मैम। इसमें एक लंबी डंडी होती है, नीचे एक गोलाकार फूला हुआ भाग होता है और इस डंडी के ऊपर छोटी छोटी पतली पतली तंतु बने रहते हैं। यस मैम। छोटे छोटे से पॉइंट रहते हैं। यस मैम। देखा है सबने? देखा है उसका। तो इसी का एक बहुत विस्तारित रूप में दूसरा प्रश्न जो बना है, इसमें आपको सारी संरचनाएं अलग अलग दिखाई देगी। ये जो लंबी डंडी है इसको हम बोलते हैं वर्तिका। ये पूरा भाग यहाँ से लेके नीचे तक क्या कहलाता है? स्त्री केसर। और इस बीच वाले भाग को हम बोलते हैं, ये वर्तिका कहलाया। ये इसका ऊपरी सिरा, तो ऊपरी सिरा को हम अग्रभाग बोलते हैं। ये वर्तिका का क्या हो गया? वर्तिका। क्या हो गया? वर्तिका। और ये हो गया बीजांड, जहाँ के बीज का निर्माण होता है। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं स्त्री केसर। आप इसमें संरचना में देख पा रहे हैं, ये बीच वाला भाग जो है ये क्या है? स्त्री केसर। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर का वर्तिकाग्र, और जो लंबी पतली खोखली नलिका होती है वो वर्तिका, और नीचे का फूला हुआ भाग बीजांड, जहाँ बीज का निर्माण होता है। इसको अंडाशय भी बोलते हैं। और इसके चारों तरफ ये तंतु लगे आपको दिख रहे हैं। इसमें वर्तिका में ही जुड़े हुए तंतु, और इस पक्ष में देखो अलग से देख रहे हैं। तो ये तंतु जो है इनके ऊपर एक फूला हुआ भाग है, उसको बोलते हैं हम परागकोश। क्या बोलते हैं हम? परागकोश। उसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं जिनको हम बोलते हैं परागकण। और ये परागकोश जिस तंतु पे सदा रहता है उसको बोलते हैं अपन तंतु। तीनों भागों को मिला के क्या बोलते हैं? पुंकेसर। आया समझ में? यस मैम। ये जो तंतु है इसके अलग से संरचना हमने ये बनाई हुई है आपको। ये देखिए, बीच में जो खोखली नलिकाकार भाग होता है ये वर्तिका कहलाता है। पूरा ये स्त्री केसर का चित्र है। इसका नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय है, यहाँ बीज का निर्माण होता है। खोखली नलिका पराग नली, इसके अंदर से आई हुई है पराग नली। परागकोश जब इस पे गिरता है परागकोश, तो पराग नली से होता हुआ कहाँ आ जाता है? अंडाशय में, वहाँ मादा युग्मक का निर्माण होता है। ये पूरा स्त्री केसर का चित्र है। इसमें जो बीच वाला भाग है और ये छोटे छोटे तंतु जुड़े हुए हैं, ये भी 3 भागों का बना होता है। परागकोश, परागकण और तंतु, तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर। ये कहलाता है नर जननांग, स्त्री केसर कहलाता है मादा जननांग। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। अब फूल से बीज का निर्माण कैसे होता है? पुष्प में परागण की क्रिया हम पढ़ेंगे। परागण कहलाता क्या है? तो परागण जब पुष्प के परागकोश के परागकण, यहाँ तक हम समझ गए कि परागकोश क्या है, परागकण क्या है, समझ गए हो आप? यस मैम। तो जब पुष्प के परागकोश के परागकण निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, ये परागकोश के परागकण निकलकर कहाँ गिरेंगे? पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे। ये वर्तिकाग्र इस चित्र में भी आप देख पा रहे हैं। तो वर्तिकाग्र पर गिरेंगे, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण। क्या कहते हैं? परागण। परागण की क्रिया 2 प्रकार से होती है, स्वपरागण और परपरागण। जब पुष्प एक पुष्प के परागकोश के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के, आप देख रहे हो इस पौधे में 2 पुष्प लगे हैं, इसमें एक पुष्प है और एक ये खिला हुआ भाग नहीं है, ये खिला हुआ पुष्प नहीं है, देख पा रहे हो? जब एक पुष्प के परागकोश के परागकण निकलकर उसी पुष्प के इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे या इसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे, तो इस क्रिया को हम कहते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं? स्वपरागण। और परपरागण किसे कहेंगे? जब एक पुष्प के परागकोश के परागकण निकलकर दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? परपरागण। परपरागण की क्रिया में पौधा ही बदल जाता है। स्वपरागण
एक ही पौधे के अंदर होता है और एक ही पुष्प के अंदर भी होता है। एक ही पुष्प के अंदर परागण की क्रिया होगी 200 परागण, और एक ही पौधे में दूसरा पुष्प लगा है तो इस पुष्प के परागकोश के परागकण इसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिका पर गिरेंगे तो ये क्या कहलाएगा? 100 परागण। आया समझ में? यस मैम। इसमें आपको अंतर लिखने को आएगा।